स्कॉट स्कॉर्लक पैसिफिक नॉर्थवेस्ट का अब तक का सबसे कामयाब बैंक रोबर था। He's robbed 14 banks in Seattle since June 1992. Wow, he's pretty clever. वो फेस बदल कर आता था, ऐसा लगता था कि कोई मूवी चल रही हो। एक के बाद एक रॉबरी। एक रात तो उसने एक एक करके 3-4 बैंक लूट लिए। What everyone seems to remember about this guy is how he orders people around and threatens to shoot them. उसे पुलिस वाले हॉलीवुड कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो ये सब करने के लिए हॉलीवुड की एक फिल्म से इंस्पायर्ड हुआ था। वो बहुत ही शातिर बैंक रोबर था और FBI के पकड़ने वालों की लिस्ट में नंबर 1। About a bank robber nicknamed Hollywood. He's number 1 on the FBI's most wanted list. पर पुलिस वालों को ना ही उसके पहचान का कोई पता था और ना ही उसके अगले कदम का कोई भी अंदाजा। People are still out of their homes. Their Thanksgiving disrupted by this police manhunt that has been going on now for more than 24 hours in this neighborhood. 1990s इस समय अमेरिका के सिएटल शहर में बहुत से बड़े बड़े बदलाव आने शुरू हो गए हैं। पहले शहर में सिर्फ 2 बड़ी कंपनीज थी, वेयरहाउजर और बोइंग। फिर आई माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद तो और भी कई सारी कंपनीज जैसे बेजोस की अमेजोन, स्टारबक्स तो यहाँ पर नए नए झंडे गाड़ ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि शहर में पैसों की बाढ़ आ गई हो। यहाँ नए नए बैंक खुलने शुरू हो गए हैं। इस समय यहाँ पर किसी ग्रोसरी स्टोर में भी बैंक मिल जाता है। शहर के कोने कोने में बस बैंक ही हैं और हैं बहुत सारे बैंक रोबर जो सियाटल शहर को लूट रहे हैं। स्कॉट स्कॉर्लक यह एक एडवेंचरस व्यक्ति है। इससे बस एक एक्साइटिंग लाइफ चाहिए और नए नए एक्सपीरियंसेस भी। ये काफी खुले दिल का व्यक्ति है, मस्ती मजाक टाइप का, पर एक कुछ ऐसे रास्तों को चुनने वाला था जिसके कारण इसके जीवन में ऐसे मोड़ आने वाले थे जहां से ये निकल नहीं पाने वाला है। ये हमेशा ही अपनी ही दुनिया में खुशी का जरिया ढूंढता रहता है। ये मेडिसिन की डिग्री कर रहा है, पर सब कुछ तब बदल जाता है जब ये अपने लैब में काम करके ज्यादा पैसे कमाने का एक शानदार मौका देखता है। ये क्रिस्टल मैथ बनाने लगता है। जब भी रात होती ये मौका देखकर छत से होकर लैब में घुस जाता, पर इसके पकड़े जाने के बाद इसे कैंपस से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके मैथ का धंधा बढ़ते ही जाता है। ये इस काम में बहुत सारा नाम भी कमाता है। कोई भी व्यक्ति इसके प्रोडक्ट पर सवाल तक नहीं कर सकता है। एकदम प्योर, ये अपने काम में माहिर है। इस धंधे का मेन आदमी है कैप्टन पैट नाम का एक आदमी जो स्कॉट का इन्वेस्टर है। दोनों प्रोडक्ट और पैसे की लेन देन के लिए जंगल में मिला करते हैं, पर जल्दी काम के खतरे का पता चल जाता है जब कैप्टन पैट का मर्डर हो जाता है। इसके बाद स्कॉट मैथ के काम को छोड़ देता है, पर मैथ ही उसके कमाई का जरिया था। इसीलिए इसे अपने लिए पैसे कमाने के लिए एक नए रास्तों को ढूंढना है। और इस समय पॉइंट ब्रेक रॉबरी पर आधारित एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रखी है। स्कॉट भी इस फिल्म को देख रहा है, जहां से इसे नए नए आइडियाज आने शुरू हो रहे हैं। इसे उस फिल्म में बोधी नाम के एक कैरेक्टर का खुद के प्रति मोहब्बत करना और बिना डरे जीने का अंदाज बहुत पसंद आता है। और इससे बैंक और इंश्योरेंस कंपनी से नफरत तो थी ही, इसीलिए मैथ के धंधे को छोड़ने के बाद कहता है कि अब वो बैंक रोबर बनेगा। 25 जून 1992 सी फर्स्ट मेडिसन पार्क में स्कॉट अपने दोस्त मार्क बेगिंस के साथ बैंक लूटने के लिए निकल पड़ता है। ये मार्क से कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, उसे बस बैंक के अंदर खड़े रहकर लोगों को डराना है। मार्क की एक दोस्त बैंक पहुंचने से एक ब्लॉक पहले ही उनको उतार देती है और लूटने के बाद दोनों से इसी लोकेशन पर मिलने वाली है। इसके बाद दोनों बैंक के पास मास्क पहन लेते हैं। स्कॉट पहले बैंक के अंदर जाता है। मार्क का काम है रॉबरी का अनाउंस करना, पर मार्क बाहर डरा हुआ है। हिम्मत करके वो अपनी गन लहराते हुए बैंक के अंदर जाता है। बैंक के अंदर सब लोग डर के बैठे हुए हैं। उसके सामने से स्कॉट पैसे से भरा हुआ बैग ला रहा होता है। मार्क सामने बैठे हुए एक आदमी से उसके कार की चाबी छीन लेता है। दोनों बैंक के बाहर कार में बैठकर मार्क की दोस्त ने जिस लोकेशन पर उनको छोड़ा था उसी लोकेशन की ओर भागने लगते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद इन्हें दिखता है कि मार्क की दोस्त घबराकर दूसरे ब्लॉक में पहुंच गई है। दोनों इस बात को जानकर घबराने लगते हैं और फिर सामने खड़ा गोल्फ कोर्स से होते हुए भागने लगते हैं। इनके पीछे
पुलिस की सायरन बज रही है। पुलिस अब उनके करीब करीब पहुंचने ही वाले हैं। दोनों भागते भागते दूसरे ब्लॉक में पहुंच जाते हैं, जहां उनको मार्क के दोस्त की वैन दिखाई पड़ती है। दोनों वैन में बैठ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। मार्क इस रॉबरी से बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो इस काम को छोड़कर एक दूसरे शहर मोन्टाना में चला जाता है और स्कॉट इस रॉबरी से तकरीबन $20,000 कमाता है। पहली रॉबरी में हुई बहुत सारी गलतियां स्कॉट को इस काम की गहराई में जाने के लिए इंस्पायर करती है। इससे महसूस होता है कि अगर बाहर सब कंट्रोल में रहा तो अंदर जाकर बैंक तो वो अकेला ही लूट लेगा। इसलिए ये अपने दोस्त के भाई स्टीव मेयर्स के पास जाता है और दोनों साथ में मिलकर बैंक को लूटने का प्लान बनाने लगते हैं। स्कॉट चीजों को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करने लगता है और स्टीव एक आर्टिस्ट था तो वो चीजों को इम्प्रोवाइज करने लगता है। दोनों को ही बैंक्स की परवाह नहीं थी, वो बस बैंक्स को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। दोनों बैंक के पास कार में बैठकर आसपास की चीजों पर ऑब्जर्व करने लगते हैं। स्टीव पैसों वाली गाड़ी पर नजरें गाड़ने लगता है। पूरा दिन स्कैनर से पुलिस वालों की कॉल को सुनने लगता है और साथ में बैंक के एरिया में नजरें रखने लगता है। इन्होंने पुलिस वाले के आने जाने का टाइम समझ लिया है। जैसे ही पुलिस 5 मिनट के लिए कहीं जाती है, वैसे ही दोनों बैंक लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैंक के अंदर कोई ना पहचाने इसलिए ये प्रोस्थेटिक्स बनाने लगते हैं, जैसा फिल्मों में किया जाता है। स्कॉट सर में एक कैप पहना करता है जिसमें डेयर लिखा हुआ है ताकि ये पुलिस वालों को चैलेंज कर सके। अगस्त 14, 1992 सीफर्स्ट मेडिसन पार्क में 6 हफ्तों बाद दोबारा वही बैंक लूटने के लिए जाते हैं। स्कॉट बैंक के अंदर जाता है, अपनी गन निकालता है और कहता है कि ये रॉबरी है। स्कॉट बड़े ही शांति से अपनी गन निकालता है और बैंक का हर समझदार आदमी उसका कहना मानता है। स्टीव स्कैनर और रेडियो के साथ कार में बैठा करता है। स्कॉट जैसे ही बैंक से पैसे लेकर आता है, वो कार में बैठता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। दोनों घर में पहुंचते ही पैसों की गिनती करने लगते हैं, पर पैसा तकरीबन सिर्फ $8,000 ही है। स्टीव कहता है कि इतने कम पैसे में जेल जाने का रिस्क कौन लेगा। रॉबरी के बाद पुलिस हॉलीवुड के पीछे लग जाती है। हॉलीवुड तीसरी रॉबरी करता है तकरीबन $9,000 का, फिर चौथी और पांचवी भी, सब मिलाकर तकरीबन $43,000 होते हैं। पर दोनों ही पैसों की अमाउंट को देखकर खुश नहीं होते हैं। इसके बाद ये वॉल्ट को लूटने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वो मस्टैंग नाम की एक लड़की को हायर करते हैं। मस्टैंग को बैंक्स के मैनुअल्स और प्रोटोकॉल के विषय में जानकारी है। जैसे ही मस्टैंग से दोनों को बैंक के विषय में इंफॉर्मेशन मिला करती है, वैसे ही दोनों बैंक लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। नवंबर 19, 1992 सीफर्स्ट हॉथॉर्न हिल में छठी रॉबरी। स्कॉट बैंक के अंदर जाता है और सीधा वॉल्ट टेलर को पकड़ लेता है। वॉल्ट टेलर से वॉल्ट खुलवाकर वॉल्ट लूट लेता है। छठी रॉबरी $2,50,000 की, जो इनके लिए गेम चेंजर साबित होती है, पर सिर्फ इनके लिए ही नहीं, FBI के लिए भी। हॉलीवुड का नाम FBI की नजरों में बढ़ते ही जाता है। पुलिस हॉलीवुड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उन्हें छोटी मोटी सुरागें मिलना शुरू हो जाती हैं। हॉलीवुड एक के बाद एक रॉबरी करने लगता है। What everyone seems to remember about this guy is how he orders people around and threatens to shoot them. वो सीधा बैंक के अंदर जाता है और बिना एक गोली चलाए वहां से लाखों डॉलर लूटकर गायब हो जाता है। ये इस बात से काफी ही मशहूर होने लगता है। चारों तरफ इसका नाम फैलने लगता है। He's robbed 14 banks in Seattle since June 1992. Wow, he's pretty clever. Darn clever. Hollywood, right? Sounds very bold. जो कि पुलिस वालों के लिए बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि रॉबरी होते हुए 4 साल हो चुका है और दर्जनों से ज्यादा रॉबरी भी। लेकिन पुलिस वालों को हॉलीवुड के खिलाफ एक भी बड़ा सुराग नहीं मिलता है। पुलिस अब गड्डियों के बीच में प्रोनेट डिवाइस को रखना शुरू कर देती है, जो कि ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पर स्कॉट रॉबरी से थक चुका है। वो इस बात से डरने लगा है कि अगर पुलिस वाले इनको पकड़ लेते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा। स्कॉट अब एक आखिरी रॉबरी करने का प्लान बनाता है। रॉबरी में 3 लोग शामिल होते हैं।
स्कॉट, स्टीव और पुराना दोस्त मार्क बेगिंस और साथ में राइफल और शॉटगन भी। पुलिस हॉलीवुड के इंतजार में बैंक के आसपास ही बैठी हुई है। वो इंतजार कर रहे हैं। सी फर्स्ट लेक साइड ब्रांच में स्कॉट बैंक के अंदर पहले जाता है। ये वही बैंक है जिसमें स्कॉट ने पहली बार बैंक रॉबरी की थी। फिर मार्क अंदर जाता है। दोनों सभी को डरा धमका कर एक किनारे कर देते हैं। स्कॉट बॉल्ट टेलर को लेकर बॉल्ट से पैसे लेने के लिए जाता है। पैसे डालते वक्त बॉल्ट टेलर एक प्रोनेट वाली गड्डी भी डाल देता है। स्कॉट और मार्क पैसे को लेकर वैन में बैठ जाते हैं। पुलिस को हॉलीवुड के विषय में पता चल जाती है। वो वैन के पीछे लग जाते हैं। फिर पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। वैन के अंदर दो लोग प्रोनेट को ढूंढ रहे हैं और एक आदमी ड्राइविंग कर रहा है। इनको एक प्रोनेट मिल जाता है और वैन के बाहर फेंक देते हैं। फिर बाकी के प्रोनेट को ढूंढने लगते हैं। यहाँ चारों तरफ पुलिस फैली हुई है। यहाँ गोलियां चलने लगती हैं और गोलियां चलने के बाद ये वैन को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। एक जगह पर वैन को रोककर स्कॉट शॉटगन से पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस वाले भी कार के अंदर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहाँ पर स्टीव को एक गोली लगती है। वैन को फिर भगाया जाता है। वैन चलते चलते एक जगह पर टकरा जाती है। पुलिस वैन की तरफ आती है। स्टीव खून से लिपटा हुआ है और मार्क बेहोश पड़ा हुआ है, पर स्कॉट वहां से भाग चुका है। पुलिस स्टीव और मार्क को गिरफ्तार कर लेती है और स्कॉट की तलाशी शुरू कर देती है। तलाशी करते करते सुबह हो जाती है और स्टीव से इन्वेस्टिगेशन के द्वारा वो हॉलीवुड का नाम पता कर लेते हैं, स्कॉट स्कॉलॉक। पुलिस ये बात मीडिया को बता देती है और स्कॉट एक्सपोज हो जाता है। बात चारों तरफ फैल जाती है। People are still out of their homes. Their Thanksgiving disrupted by this police manhunt that has been going on now for more than 24 hours in this neighborhood. पुलिस वालों को एक कॉल आती है जो स्कॉट के लोकेशन के बारे में बता देता है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर पुलिस को एक गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनने के बाद पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है, पूरे 75 राउंड। बाद में पता चलता है पुलिस को जो गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी थी वो स्कॉट के सुसाइड की है। Bank robber who died yesterday during a standoff with police apparently killed himself. Scott Scurlock, who police dubbed Hollywood, was found dead in a camper last night.